सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस टुडे। अब देखो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं। अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस जो है, देर आर बेसिकली, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस होते हैं, जिसके अंदर मरीन इंश्योरेंस आता है, फायर इंश्योरेंस आता है, और इसके अलावा और दूसरे इंश्योरेंसेस आते हैं। तो हमारे सिलेबस में हमें लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस, ये तीन के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस आपने कई बार सुना होगा कि लाइफ के लिए कराया जाता है। तो ये इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है दैट कैन टेक अ लाइफ पॉलिसी, मतलब कोई भी पर्सन लाइफ पॉलिसी के लिए, ये लाइफ पॉलिसी है, इसमें क्या होता है वो अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस कराता है, क्योंकि सबको पता है कि उसकी लाइफ से कभी भी मतलब डेथ हो सकती है। तो इसीलिए पर्सन अपने परिवार को सिक्योर रखने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के बदले इंश्योरेंस करा लेता है और अपनी जिंदगी की एक कीमत तय करता है कि मेरी इतनी वैल्यू है, और उसके हिसाब से ही वो इंस्टॉलमेंट्स देता है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो आप यूं कह लो उसके फादर या मदर या उसकी उसकी वाइफ, या फिर ऐसे ही विमेन ने कराया है तो उसके हस्बैंड, उसके फादर मदर, उनको क्लेम मिलता है और उनके बच्चों को क्लेम मिलता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, बेसिकली लाइफ के लिए कराई जाती है। ठीक है, अब इसमें खास बात है, कुछ चीजें जो हमें पता होना चाहिए। जो इसमें इंश्योरेंस कराता है, द पर्सन हु इंश्योर्स हिज लाइफ इज कॉल्ड एश्योर्ड। याद रखना, जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है ना, उसको हम यहाँ पे एश्योर्ड बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो पहले हम पढ़ते थे इंश्योर्ड और इंश्योरर, लेकिन अगर कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो उसको एश्योर्ड बोलेंगे। एश्योर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तो सर्टेन है कि हर आदमी की डेथ होनी तय है, तो इसीलिए ये एश्योर्ड होता है। जो व्यक्ति लाइफ का इंश्योरेंस कराता है उसको पक्का है कि क्लेम मिलेगा ही लेगा। हो सकता है कि वो टाइम से पहले उसकी डेथ हो जाए तब भी इंश्योरेंस पे क्लेम लेगा, और टाइम से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए तब भी इंश्योरेंस पे क्लेम लेगा। इसीलिए इसको एश्योर्ड कहा जाता है। हियर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड और ऑन एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। अभी क्या होता है कि जो एश्योर्ड है ना, वो जब इंश्योरेंस लेता है अपने लाइफ का, तो उसको कुछ किस्त देनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। एक मिनिमम अमाउंट एक तय की करती है कंपनी। वो पैसा उसको इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने या हर जैसे भी मतलब तय किया होगा 6 महीने पे या साल में, उसको पे करना पड़ता है। और अगर उसके लाइफ में कोई भी दुर्घटना घटती है, सपोज करो एक्सीडेंटल डेथ होती है उसकी, सडनली मर जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी उसकी लाइफ की वैल्यू रही होगी, जो दोनों ने मिलकर तय किया होगा, वो पैसा उसके परिवार के सदस्यों को दे दिया जाता है। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? एक बच्चा मुझे बता दे जरा। यस यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक अमाउंट तय की गई होती है और उसके डेथ पे उसको दे दी जाती है। अब मान के चलते हैं कि चलो सब अच्छा हुआ और वो टाइम मतलब ठीक से जी रहा है, अभी मरा नहीं, तो उसमें भी एक टाइम पीरियड दे दिए इंश्योरेंस कंपनी ने, समय बताया होता है जैसे 60 साल या 70 साल जैसे। तो जब उसका टाइम पूरा हो जाता है और मान लो उसकी डेथ नहीं हुई, तो भी उतने टाइम के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसके जो पैसे उसने इंश्योरेंस के तौर पे दिया था ना, प्रीमियम के तौर पे, वो सारे पैसे उसके वापस लौटा दे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट भी माना जाएगा। इससे आपको फायदा भी है, इससे नुकसान नहीं है, किसी के पैसे डूबते नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा हो। तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी को फायदा ये होगा कि जो उसने किस्त में पैसा जमा किया है, उस पैसे को वो बिजनेस में लगाती है और उस पैसे से बहुत पैसे बना लेती है। तो यही उसका फायदा है। और अगर किसी के साथ दुर्घटना हो गई तो उसी पैसे से उसके दुर्घटना का जो भी एक्सीडेंट है और जो उसने दूसरों से कलेक्शन किया है उसी को भरपाई करने में लगा दिया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सर ये इंश्योरेंस बस डेथ पे ही मिलता है और कोई क्लैमिटी हो जाए तो नहीं मिलता? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराया, तो उससे इंश्योरेंस कंपनी पूछती है कि भाई आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है, और उसको दिखाना पड़ता है कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, इतना कमाता हूँ। तो उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाती है। अब उसको इंश्योरेंस कंपनी उसकी जो कीमत है, जैसे मान लो उसकी कीमत, वो कह रहा है मेरी वैल्यू, लाइफ की वैल्यू 50 लाख है, तो 50 लाख के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट बोल देगी देने के लिए।
जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप हर साल 5000 भरेंगे, तो वो हर साल 5000 भरता है और अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके परिवार को 50 लाख रुपीज़ पे करेगी, ठीक है? लेकिन मान लो अगर उसकी डेथ नहीं होती, तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया होता है कि इतने साल तक आप प्रीमियम भरोगे, उसके बाद आपको हम अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो हम आपको क्लेम दे देंगे। तो अगर उसकी डेथ नहीं होती है, जो कि अच्छी बात है, तो फिर उसके पैसे उसको तब भी मिल जाते हैं। तो जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए, अगर उसकी डेथ पहले हो जाती है तब मिल जाएगा, अगर उसकी डेथ पहले नहीं होती है और उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो उसको दे दिया जाएगा। अब क्लियर हुआ? सर अगर कोई यस हाँ, बोलो बेटा क्वेश्चन पूछो। अगर कोई 5 लाख का इंश्योरेंस करवाता है और वो 2 इयर्स बस प्रीमियम करता है भरता है, तो सर फिर उसकी अचानक डेथ हो जाती है तो फिर उसको तो क्लेम नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा क्योंकि उसने वायलेशन किया है ना, उसे प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर वो प्रीमियम बंद कर देता है तो फिर तो ये उसी की मिस्टेक है ना, तो उसको प्रीमियम तो बेटा भरना ही पड़ेगा, ठीक है? फिर तो ये वायलेशन हो गया। और कोई डाउट? सर अगर 50 लाख में से किसी ने 50,000 ही दिए हैं और रेगुलर में दे रहा है वो, लेकिन बीच में उसकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो 50,000 ही पे करेगी या पूरे 50,000? नहीं नहीं बेटा, पूरे 50 लाख पे करेगी। 50,000 तो इंस्टॉलमेंट ले रही है ना वो, तो वो उसको 50 लाख पे करेगी, क्योंकि वो तो दुर्घटना हो गई ना, इसीलिए तो इंश्योरेंस कराता है आदमी। तो उसको पूरे के पूरे 50 लाख मिलेंगे। मैं एक और, जैसे मान लो आपके एग्जांपल को थोड़ा और चेंज करता हूँ। मान लो किसी ने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए और उसका पहली किस्त उसकी जमा हो गई 5000 पहले साल, और मान लो जैसे ही उसने इंस्टॉलमेंट जमा किया और उसके 2 घंटे या 4 घंटे के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको सारे पैसे मिलेंगे 50 लाख रुपए उसके परिवार को, ठीक है? सर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और डेथ नहीं हो लेकिन बहुत ज्यादा चोट आ जाए तो उसका नहीं मिलेगा ना? नहीं, वो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके लिए। वो जो भी हॉस्पिटलाइज्ड होगा, हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, उसका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करेगा वो। ये सिर्फ लाइफ के लिए है। सर हाँ, सर सर अगर क्या कहते हैं एक इंस्टॉलमेंट भरी हो और तब उसकी डेथ हो जाए तब भी पूरे ही उसको पैसे मिलेंगे जितने मिलने थे? बिल्कुल, बिल्कुल पूरे मिलेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी पर्सन ने रिस्क के लिए ही तो इंश्योरेंस करा रहा है कोई, तो यही तो रिस्क है। अगर वो पहले मर गया तो वही तो रिस्क है, तो इसीलिए उसको पहले। लेकिन अगर वो नहीं भी मरता है ना, तब भी उसका जो टाइम पीरियड एक दिया रहता है इंश्योरेंस प्रीमियम भरने का, उसके बाद भी अगर वो भरता रहा और मान लो उसकी डेथ नहीं हुई, तो जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, मतलब एज्यूम कर लेते हैं 60 ईयर का हो जाएगा या 70 ईयर का हो जाएगा, तो जब इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपको लगातार इतने साल पैसा देना है और इसके बाद अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो हम आपको पैसा इतना लौटाएंगे, तो जो भी उसने प्रीमियम के तौर पे भरा होगा उसका सारा पैसा उसको वापस मिल जाएगा, बल्कि साथ में इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, ठीक है? तो इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। सर फिर तो इंश्योरेंस कंपनी का सर नुकसान होगा। देखो बेटा, नुकसान नहीं होता है इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि आप एक चीज मान के चलो, देखो, इतने सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं लेकिन सबकी डेथ अर्ली डेथ नहीं होती, सबका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही मरते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी भी ना हेल्थ चेक करके ही इंश्योरेंस करती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। अब कोई पर्सन पहले से बीमार है तो उसका इंश्योरेंस तो वो करा नहीं सकता ना। हाँ, ये है कि अगर उसे पता नहीं है कि वो बीमार है, कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, और उसके बाद उसे पता चलता है प्रीमियम लेने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे लोगों में चांसेस बहुत कम है कि सब मरे एक साथ। तो इसीलिए जब लाखों लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें से कुछ लोग ही मरते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि सबके पैसे इकट्ठे कर लेती है इंश्योरेंस कंपनी और उसको किसी बिजनेस में लगा देती है, तो इट अर्न्स लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट मनी, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट के तौर पे इकट्ठे किए। अब ये पैसा तो बिजनेस के पास ही रहता है ना कई साल तक, तो उस पैसे को डबल बना के 3 गुना बना के रख लेती है। और मान लो एक बार को अगर वो आदमी नहीं मरा, तो उसको तो उतना ही अमाउंट देती है जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो 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 उसने जमा किया है, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देती है। बाकी का पैसा जो उसने बिजनेस में लगा के कमाया, वो पैसे तो अपने पास ही रख लेती है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है।
ठीक है। यस सर। हाँ Yes. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, देखो हमारे पास ना बिजनेस के अंदर बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे एक LIC है, बजाज एलियंज है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, आपने देखा भी होगा टाटा है और बिरला सन लाइफ है। तो अब हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हैं जो इंश्योरेंस करती हैं लाइफ की। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सारे देखे होंगे इनमें से, है ना। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर इंश्योरेंस के जो पैसे होते हैं वो मिलते किसे हैं? देखो अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार को मिलेंगे। जब वो इंश्योरेंस कराता है तो उसमें उससे पूछा जाता है कि आपके डेथ होने के बाद ये पैसा किसको दिया जाए, तो उस फॉर्म में उसको लिखवाना होता है। जैसे मान लो अपने वाइफ का नाम लेता है या अपने फादर का, मदर का, तो वो क्लेम उन्हीं को मिलता है। और मान लो उसकी डेथ नहीं हुई तो ओके ये सर। पैसे उसी को मिल जाते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। उसे अगर डेथ नहीं हुई तो हाँ सर इंश्योरेंस करवाया है हाँ, तो वो पैसे उसके, वो तो पैसे जमा करा देता है, उसके बाद उसको पैसे थोड़े और देते हैं, तो वो तो मैंने इंश्योरेंस मैंने कंपनी यही, के पास से बेटा लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस में वो पैसा जो है उसको वापस दिया जाता है अगर वो नहीं मरा तो। मैंने शुरू में ही बताया आपको। बाकी इंश्योरेंसेस में ऐसे नहीं होता, फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, मरीन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। आपने कोई घर का फायर इंश्योरेंस कराया, उसमें किस्त भर दी, और मान लो घर में आग नहीं लगी, तो आपको कोई भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे, डूब जाएंगे वो पैसे। आपने मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराया और मान लो मोटरसाइकिल ठीक सही सलामत है भगवान से, मतलब सपोज करो कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा और आप मांगोगे भी नहीं, और आपके पैसे जो आपने जमा किए थे ना कार इंश्योरेंस का या बाइक इंश्योरेंस का, वो पैसे आपके डूब जाएंगे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, ये एश्योरेंस होता है, इसमें मिलता ही मिलता है। ठीक है। सर लाइफ इंश्योरेंस में जब भी क्लेम मिलेगा ना, जब किसी की एक्सीडेंट के कारण हुई हो डेथ। देखो लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी ने आत्महत्या की तो नहीं मिलेगा, मतलब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये इलीगल है, इंडिया में इलीगल है आत्महत्या करना। तो अगर मान लो किसी ने इंश्योरेंस कराया और जानबूझ के वो डेथ कर लेता है या ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाता है, तो फिर उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये एक्सीडेंटल होता है, जैसे मान लो इंटेंशन नहीं था, रोड क्रॉस कर रहा था या रेलवे फाटक में वो मतलब एक्सीडेंट नहीं था, वो भाग रहा था और बच कैसे भी लग गया, तब उसको तब भी क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर वो जानबूझ के कर रहा है तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है। यस। सर अगर मर्डर हो जाए तो भी मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो तो एक्सीडेंट में आएगा ना, वो इंटेंशनल नहीं था, तो किसी ने मारा है उसको। ठीक है। यस। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो अब लाइफ इंश्योरेंस में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या? सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इलीगल ना हो। ऐसा ना हो कि दोनों ने फ्रॉड किया हो या मतलब रूल्स को वायलेट किए हो, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो जो नीड्स होती हैं जैसे मेडिकल चेकअप कराना और सही इंफॉर्मेशन देना, ये सब कुछ कागजी कार्रवाई से सही फेयर तरीके से होगा। ये बहुत जरूरी है, तभी जाके ये माना जाएगा। दूसरा, utmost गुड फेथ। दूसरी बात यह है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर, क्योंकि मुझे एश्योर्ड कहना चाहिए यहाँ पे, तो एश्योर्ड और इंश्योरर जो कंपनी है और जो इसने अपना इंश्योरेंस करा है, वो दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन जो है एकदम गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब फ्रॉड ना हो, झूठ ना बोले कोई। तो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे और सारी जानकारी सही सही देंगे। मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। तो जैसे दिल का मरीज है तो उसको पहले ही ये बात बतानी पड़ेगी, या अगर कोई सीरियस इलनेस है तो ये बात उसको पहले ही, इंश्योरेंस लेने से पहले ही बतानी पड़ेगी। ठीक है। तब इंश्योरेंस कंपनी क्या पता मना कर दे कि नहीं सर हम आपका इंश्योरेंस नहीं करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस। तो ये चीजें हैं। दो एलिमेंट समझ में आ गया।
तीसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब कोई किसी का हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं या अपना खुद का भी करते हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लो जब खुद का करेंगे तो उसमें तो है ही चलो, क्योंकि हमारी लाइफ है। और अगर मान लो कोई दूसरा पर्सन भी इंश्योरेंस करवाता है तो उस समय उससे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं पहले समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में, जब मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस वही करा सकता है जिसका उसके होने ना होने से फर्क पड़ता है। जिसमें मैंने बिल गेट्स का Yes. एग्जांपल दिया था कि मैं बिल गेट्स का इंश्योरेंस नहीं करा सकता क्योंकि उसकी लाइफ से मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला डायरेक्टली। लेकिन अगर हमारे कोई फैमिली मेंबर हैं तो उनके लाइफ के रहने ना रहने से हमारा डायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो इसीलिए जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका आसानी से इंश्योरेंस कराया जा सकता है, लेकिन जो अनजान लोग हैं उनका हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये भी आता है कि लाइफ इंश्योरेंस उसी का कराया जा सकता है जिसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो और जिसके होने ना होने से हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। इज इट क्लियर? और Yes. चौथा है हाँ बोलो। सर फर्स्ट टू एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? इसमें फर्स्ट वाली में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में यस सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड गुड फेथ वाले में। देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ना कई बार क्या होता है कि दोनों मिलके कोई साजिश रच लें और आपस में ऐसे कर लें, तो इलीगल काम के लिए नहीं हो सकता है। इलीगल मतलब वैलिड होना चाहिए। जैसे मान लो स्मगलिंग करता है और उसने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया कि भाई मैं अगर मेरे को गोली से लगे चोट लगे, मतलब चुपचाप आपस में ऐसे कर लिया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इलीगल माना जाता है। तो इलीगल बिजनेस के लिए आप थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो समझौता होगा, वो लीगल होना चाहिए, कानूनी नजर में सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। समझे ना? जैसे मान लो किसी ने बोला कि ये मेरा रियल ब्रदर है और फिर उसका लाइफ इंश्योरेंस करा लेता है और वो रियल ब्रदर नहीं था, तो ये इनवैलिड माना जाएगा क्योंकि उसने झूठ बोला। तो इसी को इनवैलिड बोलते हैं। और फेथफुल वाले में मतलब झूठ नहीं बोला। दोनों में यही फर्क है, वो गैर कानूनी था और ये झूठ और सच के ऊपर था। ठीक है? यस सर। अब एक और आता है नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। मुझे कोई बच्चा बताएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? सर Yes, sir. I करूँ? हाँ ट्राई करो, ये 1 by 1। हाँ एक बच्चा बोलो पहले, कौन बोलना चाहता है हैंड रेज करो। Sir दिव्या। ठीक है दिव्या बताओ पहले। सर कोई पर्सन है जिसने इंश्योरेंस करा रखा है तो सर उसको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देना जो एक्सीडेंट या किसी इंश्योरेंस मतलब सर वो जो खराब होने से पहले जिस कंडीशन पे वो था। तो मतलब जैसे उसने कार का इंश्योरेंस कराया था तो सर जो कार की वैल्यू है वो जो पहले थी एक्सीडेंट होने के सर उस स्टेट पे लाके उसको खड़ा कर देना। बिल्कुल सही बताया आपने। तो देखो ये जो है, अब एक बात बताओ, अगर किसी की डेथ हो जाती है सपोज करो, तो क्या उसको हम उसी स्टेट पे ला सकते हैं? खुद सोच के बताओ। नो No, सर sir. नहीं। तो इसीलिए ये नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये जो लाइफ है ना, लाइफ को हम दोबारा कंपनसेट नहीं कर सकते। मतलब लाइफ के बदले आप पैसा कितना भी दे दो, लेकिन उसको उतना आप वहां लाके नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का उद्देश्य ये नहीं रहता है कि उस आदमी को वहीं लाके छोड़ दो जहाँ पे था। वो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं हो किसी भी कंपनी के लिए। सो दैट द अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट इज फिक्स्ड इन एडवांस। तो इसीलिए पहले से ही तय कर लिया जाता है कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा अगर ऐसा इवेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए पहले ही अमाउंट तय कर लिया जाता है, क्योंकि किसी का एकदम आप अमाउंट मतलब बाद में कैसे डिसाइड कर पाओगे। तो इसीलिए पहले ही इसमें तय हो जाता है। आ गया समझ में? तो ये नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यस इज सर। इट क्लियर? इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसको वो मर गया तो उसको फायदा हो गया, 50 लाख मिल गए, जो मैं पहले एग्जांपल बता रहा था। जैसे एक बच्चे ने नहीं बोला सर इंश्योरेंस करा लिया और 1 महीने के बाद या एक पहली किस्त देने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे में तो उसको फायदा ही हो गया। लेकिन इसमें फायदा घाटा नहीं देखा जाता, तो इसीलिए इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है? तो ये हमने कर लिया लाइफ इंश्योरेंस। सबको समझ में आ गया लाइफ इंश्योरेंस? यस सर। अब देखो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप देखोगे मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस की कई तरह की पॉलिसी होती है। एक होती है बेटा होल लाइफ पॉलिसी। देखो ज्यादा हमारे सिलेबस में इसके बारे में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। होल लाइफ पॉलिसी जो है, दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर वंस होल लाइफ। ये जो पॉलिसी है ना, ये पूरे लाइफ के लिए ली जाती है। एंड इसका जो पेमेंट है
लीगल हेयर्स के द्वारा दिया जाएगा। लीगल हेयर्स कौन होते हैं? जो उसके बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, ये। तो पेमेंट विल बी मेड टू द लीगल हेयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पूरे लाइफ के लिए इंश्योरेंस करा लिया, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को मिलेगा। लीगल हेयर्स कौन हो सकते हैं? बेटा, बेटी, उसकी वाइफ, है ना, उसके फादर, मदर, सब। एम आई क्लियर? यस सर। अब जैसे देखो नीचे लिखा हुआ है हमने कि इवन इफ द प्रीमियम इज पेबल फॉर अ फिक्स पीरियड, से 20 years, the policy will continue till the death of the assured। तो अगर मान लो 20 साल तक के लिए रखा गया है फिक्स पीरियड, तो 20 साल तक ही कंटिन्यू रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। तो अगर वो मर जाएगा तो इंस्टॉलमेंट नहीं देना है, और अगर वो नहीं मरता है तो 20 साल के लिए तय किया गया था, तो 20 साल उसको देना पड़ेगा लगातार। ये नहीं बोल सकता बीच में कि भाई अब नहीं दूंगा, उसको देना पड़ेगा। आ गया समझ में? पूरे लाइफ के लिए। दूसरा आता है एंडोमेंट पॉलिसी। सेकेंड है एंडोमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये ना स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है, जैसे 20 साल या 15 साल। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तय कर देती है कि एक फिक्स अमाउंट पे करेगी जब उसकी एज इतने साल की हो जाएगी। ठीक है, तो जब वो उतने साल का हो जाए, सपोज करो उसकी डेथ नहीं होती, और जब वो उतने साल का हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे कर देगी, भले ही उसकी डेथ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं। इज इट क्लियर? मान लो किसी व्यक्ति ने 15 साल का एंडोमेंट पॉलिसी ले लिया, और तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बोलेगी आपको 15 साल तक इतना इतना किस्त भरना है, 2-2 हजार या 3-3 हजार। तो वो 2-2 3-3 हजार किस्त भरता रहेगा। जब मान लो एक बार को कि उसकी डेथ नहीं हुई, तो वो 15 साल तक भरेगा, और उसके बाद जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी पहले ही बता के रखती है कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे। और अगर उससे पहले मर जाता है तब भी उतना ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी, दोनों में से जो पहले हो जाए। एंडोमेंट पॉलिसी समझ में आ गई? यस सर। सर हाँ बोलो। सर अगर वो कंपनी डूब जाए तो उसके जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें, तो वो पैसे कौन देगा उनको वापस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये है कि अगर कंपनी डूब जाएगी ना, तब भी वो पैसे जो है, जो भी कंपनी से रिकवर हो पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिलवाएगी। ठीक है, तो ये आप अपने रिस्क पे ले रहे हो। क्लास किस बच्चे ने पूछा था ये? सर आकाश ने। यस सर। देखो बेटा, अगर ये कंपनी ही डूब गई तो फिर वैलिड क्वेश्चन है आपका, मतलब क्लेम करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कंपनी डूब भी जाती है तो जो भी रिकवर हो पाएगा गवर्नमेंट कोशिश करती है। जनरली आप देखोगे जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जल्दी डूबती नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस में जा सकती है, क्योंकि वो एक हाथ से पैसे लेती है, दूसरे हाथ से पैसे दे रही है, तो जनरली होता नहीं है, बट ऐसा अगर हो गया तो पैसे डूबेंगे। इट्स अ रिस्क। ओके सर। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में भी चेक कर लेना आप नेट पे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कुछ उसका प्रोसीजर जरूर होगा, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्या क्या है रूल्स, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। वो तो देखो ऐसा भी होता है ना, बैंक में भी यही होता है। बैंक में आप पैसे जमा करा रहे हो, सपोज करो, और आप बैंक डूब गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो पैसे भी डूब जाते हैं, है ना। लेकिन उसके पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, लेकिन एक सर्टन लिमिट होती है, उतने लिमिट तक जमा है तभी देगी, उससे ज्यादा है तो आप गए। तो इसीलिए ये सब चीजें तो होती हैं बिजनेस के अंदर, रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता है। फिर एक और आता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। देखो आपने ये भी सुना होगा कई बार, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है, ये भी लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये पॉलिसी जो है दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलके लेते हैं, और दोनों प्रीमियम इसके भरते हैं। ठीक है, या तो वो किस्त में भर सकते हैं या लमसम भी भर सकते हैं। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं, और दोनों में से कोई भी किस्त भर सकता है, या हो सकता है दोनों मिल के भरें, या हो सकता है किस्तों में भरते रहें या एक ही बार भर दें, वो उनकी मर्जी है। दिस पॉलिसी मैच्योर्स ईदर ऑन द डेथ ऑफ एनी ऑफ द एस्योर्ड। दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। ठीक है, तो मान लो हस्बैंड वाइफ ने इंश्योरेंस कराया, दोनों में से किसी की एक की पहले डेथ हो गई, तो जिसकी भी डेथ हो जाएगी उसके बदले दूसरे वाले को उसके बदले पैसा मिलेगा। मान लो वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड को मिलेगा, हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को। आगे बात समझ में?
सर अगर दोनों की एक साथ हो जाए तो? हाँ, मैं सोच ही रहा था ये क्वेश्चन आने वाला है। दोनों की बेटा एक साथ ही डेथ हो जाए तो उसमें उसने जो उसके लीगल हेयर होंगे ना उनको मिल जाएगा। वो उन्होंने अपने बेटे का नाम या उन सब का नाम लिखवा रखा हो। अब आप ये मत कहना कि उसके बेटे बेटे भी उसी कार में बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन यही है क्या? यस सर। तो अगर अगला क्वेश्चन यही है तो उसके जो इमीडिएट रिलेटिव है उनको मिलेगा, यानी मदर फादर को। अगर वो भी नहीं है तो उसने वो एग्रीमेंट के हिसाब से क्या लिखवाया है उसमें पहले ही लिखा रहता है, तो नियरेस्ट रिलेटिव क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पहले ही लिखवाया है कि बस इतने ही लोगों को क्लेम मिलेगा, और अगर ये भी नहीं रहते हैं तो फिर ये दान में चला जाए तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के फंड में चला जाएगा। ठीक है? यस सर। यस जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने किया हुआ है, जैसे बिल गेट्स। आप देखो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है? उनका कहना है कि इतने पैसे क्या करेंगे बच्चे, तो उसका कुछ परसेंट वो अपने बच्चों के नाम किया हुआ है, बाकी कह रहे हैं अगर हमारी डेथ हो जाए तो या इस तरह का इवेंट होगा तो सारा पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमेरिकन गवर्नमेंट के नाम पे चला जाएगा। अरबों खरबों रुपए। ठीक है? नेक्स्ट सर आता है। जैसे हाँ, सर जैसे अकाउंट्स में होता है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो पैसे नहीं मिलते वो लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी होता है। तो ऐसे हाँ, अगर लाइफ पॉलिसी में अगर हम कराते हैं तो हाँ, इसमें लॉस में चली जाती है कंपनी, हाँ, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो जो पैसे नहीं मिलेंगे तो वो भी लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी होगा। हाँ होगा। और अगर थोड़ा सा इंसॉल्वेंट हो जाती है, मैं एक बताऊं आपको, जो इस तरह की कंपनियां होती है ना उनको एक स्पेसिफिक फंड बना के रखना पड़ता है बेटा। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना रखे हैं कि आपको इतना पैसा रिजर्व में रखना ही पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस तरह की कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हो। ठीक है? क्योंकि इनका यस सर। मतलब, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बना रखे हैं। बहुत कम चांस है लेकिन चांस है। ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है। जैसे मान लो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी कंपनी ने कराया, तो मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में कराया और वहां पे लाखों लोगों की मतलब मान लो जेनोसाइड हो गया, सब मर गए, तो पूरा एक ही बार में सब क्लेम कर लेंगे उस एरिया में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि आप पूरे एक एरिया में आप ही अकेले नहीं करोगे। अगर कभी ऐसा हो गया तो दूसरी कंपनी को भी आप उसमें आधा हिस्सेदार बना लो। तो इस तरह से कंपनियों को करना पड़ता है, जैसे कि अचानक ही उनको भयंकर नुकसान ना हो और इंसॉल्वेंट ना हो। अमेरिका में ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे आपने देखा होगा टोर्नेडो और इस तरह के तूफान आते हैं तो पूरा एक एरिया ही डेथ हो सकती है, लोग मर सकते हैं। तो इसीलिए देखा गया, जैसे मान लो नजफगढ़ में तो एक कंपनी अकेले ही सारे नजफगढ़ वाले लोगों का इंश्योरेंस नहीं करा सकती है। और इंश्योरेंस कंपनी भी इस चीज का ध्यान रखिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में अकेले सारा इंश्योरेंस ना हो, क्योंकि अगर कल को मान लो कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसको तो भयंकर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा चालाक है इस मामले में। ठीक है? ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी समझ में आ गया सबको? यस सर। फिर एक और है बेटा एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी है, इन दिस पॉलिसी द एश्योर्ड गेट्स रेगुलर पेमेंट आफ्टर ही अटेंड्स अ पर्टिकुलर एज। इसको हम पेंशन प्लान भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक जैसे आप देख रहे हो ना फोटो में यहाँ पे, इन्होंने पैसे पे किए लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे, और इनको बता दिया इंश्योरेंस कंपनी ने कि इतना एज जब आपकी हो जाएगी तो हम आपको पेंशन देना शुरू कर देंगे। तो जो इनकी किस्त जमा होती गई वो किस्त के बदले पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और जब तक ये जिएंगे पेंशन मिलेगी, और उसके बाद इनकी जो किस्त है इनके बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है? तो या तो प्रीमियम का पूरा पैसा ये लोग ले सकते हैं एक डेफिनेट पीरियड के बाद, या फिर आप पेंशन के तौर पे पैसे ले सकते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, सर हाँ बोलो। सर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सर चेंज कर सकते हैं, जैसे एक साथ नहीं चाहिए तो इन्हें पेंशन चाहिए तो चेंज कर दे कॉन्ट्रैक्ट को बाद में। ये बात बेटा आपको कंपनी, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे कंपनी के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी, तो उसके साथ आपको पहले ये बात गुड फेथ में बताना पड़ेगा कि सर हम आगे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिसमें आप आगे चेंज करा सकते हो, तो वो लोग बता देंगे कि हाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आप कंडीशन भी रख सकते हो कि हम आगे चेंज कराना चाहें तो हो जाएगी। बहुत ज्यादा चांस है कि हो जाती है, बस उसमें आपके जो इंस्टॉलमेंट है ना उसमें वेरिएशन आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्योंकि दो लोगों का करा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा किस्त बढ़ सकती है। ठीक है? यस सर।
नेक्स्ट आता है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द एजुकेशन और मैरिज ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है ये इसलिए होती है कि अगर मान लो वो नहीं रहता है पर्सन, अगर उसकी डेथ हो जाती है पेरेंट्स की, तो फिर सपोज करो मैच्योरिटी से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो ये पॉलिसी जो है प्रीमियम जो है इंश्योरेंस कंपनी अपने आप ही प्रीमियम भरती रहेगी, मतलब उस परिवार को भरने की जरूरत नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी खुद प्रीमियम भरती रहेगी। ठीक है, और जब उसका एज पूरा हो जाएगा उनके लड़की की या बच्चों की, तो उनको पढ़ाई के लिए जो भी उनका होता है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। जैसे मान लो किसी ने अपनी बेटी का इंश्योरेंस कराया और उसके पढ़ाई एडुकेशन का करा लिया सपोज करो, तो एडुकेशन के लिए जैसे उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो पहले ही तय होता है ना कि इतने साल पे जब कॉलेज में जाएगी, तो जब वो कॉलेज में जाएगी तो उसका फीस जो है उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे देगी। हायर स्टडीज के लिए जाएगी तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो इस तरह से पहले ही से तय हो जाता है, जब उसकी मैरिज होगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो ये पहले से ही तय होता है। ठीक है, यस सर। तो LIC में ये पॉलिसी है, जैसे देख रहे हो ना LIC की जीवन अंकुर एक पॉलिसी है, इसमें बिल्कुल यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप जीवन अंकुर वाली पॉलिसी में पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो LIC में लोग करवाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके भी पेरेंट्स में किसी ने कराया होगा जरूर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरा पूरा कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? अब हमारा टॉपिक है बेटा नेक्स्ट वाला, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में फोटो देख के ही आप समझ गए होंगे, ये इंश्योरेंस जो है जनरली आग उग लग के जो डैमेज होता है उसके लिए कराया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर है इंडिया के अंदर। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर एग्रीज टू पे द लॉस और डैमेज कॉज बाय फायर टू द इंश्योर्ड। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें जो कंपनी है वो पहले ही बता देती है कि अगर कल को नुकसान होता है, आग लग के कोई भी नुकसान होगा, तो इस पैसे का भरपाई हम करें। ठीक है, और ये जो इंश्योरेंस होता है ना, ये सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता। तो मान लो 1 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको 1 साल के बाद पैसे आपको दोबारा से अगले बार फिर किस्त जमा करनी पड़ेगी। समझे ना? तो हर साल आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, हर साल आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। समझ में आ गया? सर कोई लिमिट होती है इसमें कि इतने साल तक ही देंगे? नहीं नहीं, इसमें लिमिट नहीं होती, आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा, इसमें यही खास बात है। और दूसरी बात, जो पैसा लाइफ जो फायर इंश्योरेंस के लिए जो हम पैसा पे करते हैं ना प्रीमियम, ये पैसे भी डूब जाते हैं। अगर मान लो किसी ने अपने घर का फायर इंश्योरेंस कराया और घर की कीमत बताई उसने मान लो 30 लाख, तो इंश्योरेंस कंपनी मान लो उससे 1,000 रुपए लेती है घर का इंश्योरेंस की आग ना लगे। तो अगर मान लो घर में आग नहीं लगी तो 1,000 उसके डूब जाएंगे, और बाई चांस मान लो अगर लग गई तो फिर वो क्लेम करेगा 40-50 लाख जो भी कीमत बताइएगा। ठीक है, यस सर। सर अगर हाँ कोई वो इंश्योरेंस को जो वो किस्त भरता है, प्रीमियम भरता है, उसे बंद कराना चाहे तो भी नहीं कर सकता? फिर से बोलो एक बार। सर अगर कोई इंश्योर्ड अपनी जो प्रीमियम वो भरता है और बंद कराना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता? नहीं, बंद कर सकता है। जैसे मान लो इस साल उसने भर दिया और अगले साल उसे नहीं कराना है तो 1 साल करा के देख ले, और अगर उसे लगता है कि वो खुद ही मतलब नहीं आग लगेगी तो वो अपने सेफ्टी प्रिकॉशन खुद रखे, अगले साल इंश्योरेंस ना कराए वो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उस साल के लिए तो करा लिया ना उसने, अगले साल वो बंद कर दे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में नहीं कर सकता, लाइफ इंश्योरेंस में उसको लगातार देना पड़ेगा। ठीक है, फायर इंश्योरेंस यस में कर सर। सकता, फायर इंश्योरेंस में कर सकता, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि इस साल में नहीं डेथ होगी 2 साल तक नहीं कराऊंगा, तीसरे साल मुझे खतरा है उस साल मैं फिर से शुरू करूंगा प्रीमियम, ऐसा नहीं हो सकता। फायर इंश्योरेंस में आपने कराया तो ठीक, नहीं कराया तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा खुद। अब देखो ये वाला पॉइंट भी देखो, द क्लेम फॉर कंपनसेशन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो जब भी क्लेम लेंगे ना फायर इंश्योरेंस में, मैं पहले भी समझा चुका हूँ ये सब, तो आपको किस पे क्लेम मिलेगा? देयर मस्ट बी एन एक्चुअल लॉस।
सच में ही नुकसान हुआ होना चाहिए, मतलब अगर आग लग के ही जला है तभी आपको क्लेम मिलेगा, किसी और वजह से नुकसान हुआ तो नहीं मिलेगा। दूसरा, द फायर इज एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल, जो आग लगी है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, इंटेंशनल नहीं। मतलब ऐसा ना हो ना कि खुद ही अपने घर में ही आग लगा के फूंक के बैठा हुआ है बाहर जाके, तब भी उसको क्लेम नहीं मिलेगी। ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ, क्योंकि ये तो वायलेशन कर रहा है वो, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। देखो फायर इंश्योरेंस के क्या एलिमेंट्स है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो फायर इंश्योरेंस पे लागू होती हैं। सबसे पहली चीज, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब हम फायर इंश्योरेंस कराएंगे तो देयर मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस ऑल्सो। ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर लो। इट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। ठीक है, जब आप कोई फायर इंश्योरेंस करवाते हो तो जिस समय आपने इंश्योरेंस लिया उस समय और जिस समय आपको डैमेज हुआ है उस समय, दोनों समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने अपने घर का फायर इंश्योरेंस कराया और उस घर से उसे कोई लेना देना नहीं है, अब छोड़ दिया उसने वो घर, और उसके नुकसान होने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोनों एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ सफरिंग अ लॉस, दोनों का होना जरूरी है। मान लो किसी ने अपना घर किसी को गिफ्ट कर दिया, पहले इंश्योरेंस ले रखा था, किसी और को गिफ्ट कर दिया, तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिस समय डैमेज हुआ उस समय था। अगर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तब तो उसको क्लेम मिलेगा, और अगर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो उसे क्लेम नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा पॉइंट क्लास। यस किसी ने अपने कार का यस इंश्योरेंस सर। कराया और उसको बेच दिया, अब उसको कोई लेना देना नहीं है, कार के डैमेज होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कार उसकी है ही नहीं, तो वो क्लेम नहीं करेगा क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ा उसको। तो जिस समय उसने कराया था उस समय उसकी कार थी इसलिए करा लिया उसने, तब भी उसको क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम किसको मिलेगा, जिसके पास कार है और उसने उसका इंश्योरेंस करा रखा है उसको मिलेगा, ना कि आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला सर। एलिमेंट यही है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हाँ बोलो। सर जैसे उसने दूसरे को बेच दी और वो सर प्रीमियम नहीं करवा रहा है, तो जब भी उसे ही मिलेगा अगर कुछ नहीं, डैमेज। प्रीमियम तो उसको देना ही पड़ेगा ना, अगर प्रीमियम नहीं दे रहा है तो वो तो फिर इनवैलिड हो गया ना। अगर वो प्रीमियम दे रहा है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका है तो उसको क्लेम मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। जैसे आप यही कह रहे हो ना कि सर मान लो आपके पास एक कार है, आपने अपनी कार, क्योंकि आपकी कार थी तो आपने इंश्योरेंस करा लिया, फिर 2 महीने या 4 महीने के बाद आपने कार बेच दी और प्रीमियम आपने बोल दिया उसको, जिसने खरीदा उसको बोल दिया तू भरेगा क्योंकि तुम्हारे पास कार आ गई है, तो उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस आपके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, लेकिन अब नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा एलिमेंट अटमोस्ट गुड फेथ। देखो यहाँ पे दोनों पार्टियों की को ना गुड फेथ दिखाना पड़ेगा। जब फायर इंश्योरेंस कोई लेता है तो दोनों, इंश्योरेंस कंपनी भी और जो ले रहा है इंश्योरेंस वो भी, दोनों को गुड फेथ में रहना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं और सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और तभी जाके उसको लागू करेंगे। तो ये भी पॉइंट आएगा अटमोस्ट गुड फेथ। आगे समझ में। यस सर। नेक्स्ट यस एक और आता है बेटा, एक और आता है इंडेमनिटी। अभी एक बच्ची ने समझाया था, स्टूडेंट ने, शायद दिव्या ने, कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वो होता है जहाँ पे हम उसको वहीं लाके छोड़ देते हैं जहाँ पे था। तो कह रहा है इंडेमनिटी इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। यहाँ पे इंडेमनिटी लागू होता है और जो भी नुकसान हुआ है वहीं तक वो नुकसान की भरपाई करेगी। देखो नीचे लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ लॉस द इंश्योर्ड कैन रिकवर ओनली द एक्चुअल लॉस। मान लो आग लग के जल भी जाए कुछ, तो जितने का नुकसान हुआ है उतना ही क्लेम करेगा, उससे ज्यादा वो क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी लगती है। एक और याद होगा आपको, प्रिंसिपल प्रॉक्सिमेट कॉज, जिसमें मैंने बोला था कि एक्चुअल में जिस चीज के लिए हमने इंश्योरेंस कराया वही चीज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉक्सिमेट कॉज होना जरूरी है। मतलब अगर आग लग जाती है तो क्योंकि आपने फायर इंश्योरेंस के लिए वो किया था, इंश्योरेंस कराया था, तो आग लगने से जो नुकसान है उसी का क्लेम ले सकते हो। अगर मान लो कोई और वजह से नुकसान हुआ, जैसे घर में आग लगी
और धुआं उठ गया और पेंटिंग खराब हो गई या कोई सामान महंगा सामान डैमेज हो गया और आग नहीं लगी उसको, तो आप उस पर क्लेम नहीं ले सकते। तो प्रॉक्सिमेट कॉज भी यहाँ पे लागू होता है। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ पहले। सबको आ गया समझ में क्लास? यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं बेटा। अगली क्लास में हम लोग ना मरीन इंश्योरेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे बतानी है।